1 जून को होने वाले मतदान को लेकर आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी ने हुंकार भरी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेसी पाकिस्तान का राग अलापते हैं वो क्यों भारत में बोझ बने हैं और पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। वहीं कंगना की तारीफ करते हुए योगी ने कहा कि कंगना में मीरा की भक्ति है, रानी पद्मावती जैसा तेज और रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य है। अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, यह राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर के अब सिमट गया है। राम द्रोही वही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, वही जो भारत के अस्मिता और भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। रामद्रोही वही जिन लोगों ने भारत के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने गरीबों के हितों पर डकैती डाली, जिन लोगों ने भारत को हर स्तर पर अपमानित करने का काम किया। और राम भक्त वही जिसके लिए भारत का हित सर्वोपरि है। राम भक्त वही जो भारत की अस्मिता को पहचानता है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करता है, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और जो आपके पूर्वजों का संकल्प था, यही संकल्प होता था। यहां के पालनपुर में 1989 में पहला संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया था और अब पारित किया था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए हम आंदोलन करेंगे। यही हिमाचल प्रदेश है। और आज जो संकल्प उस समय हम लोग नारों में लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, यही बोलते थे ना। अब तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कोई संदेह। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया ना। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और 500 वर्षों के बाद पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मोत्सव भी मनाया। बहनों और भाइयों, मैं आप सभी कुल्लू वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। इस बात के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पे विजयदशमी का आयोजन बहुत भव्यता के साथ करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन आज मैं आप सबसे भी कहूंगा, आज जब आप अयोध्या आएंगे, आपको एक नई अयोध्या देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या साक्षात इस धरती पर आ गई हो। और अयोध्या में हम लोगों ने कैसे एक एक कार्य को वहां पे संपन्न किया है, यही तो है हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव। अयोध्या में अगर प्रभु राम विराजे हैं तो अयोध्या में मंदिर में प्रभु राम को विराजमान करने के पहले वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो बहनों और भाइयों, पहली रात उन्होंने बिताई थी निषाद राज के यहां। पहली रात उन्होंने बिताई थी निषाद राज के यहां। अयोध्या में जितने भी रेल बसेरा और यात्री विश्रामालय हैं, वह है निषाद राज के नाम पर। और जब माता सीता को ढूंढने के लिए प्रभु राम वहां वनों में भटक रहे थे, तो प्रभु राम के उस समय के सहभाग से उन समय भगवान राम को बेर खिलाने का काम किसी ने किया था, वह माता सबरी ने किया था। जितने भी भोजनालय हैं, उन भोजनालय का नाम माता सबरी के नाम पर रखने का काम भी किया गया है अयोध्या धाम में, अगर आप आएंगे तो। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, काशी में आप जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम,
अयोध्या में आप आएंगे, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण, और अयोध्या और काशी का जब काम हो चुका है तो हम तो अब तैयारी कर रहे हैं मथुरा की तरफ जाने की। बहनों और भाइयों, हम भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो भारत को भारतीयता के रूप में पहचानने वाले, भारत की अस्मिता और अस्तित्व के लिए जो आवश्यक होगा उस प्रकार का कदम उठाने में हमें कोई संकोच नहीं। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 10 वर्ष में, मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को, एक ऐसा भारत आज जो एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हिमाचल का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। मुझे याद है, ये महेश्वर सिंह जी हैं, हम लोग संसद में रहते थे, कांग्रेस की सरकार थी, और देखते थे हम लगातार आतंकी घटनाएं घटित होती थी। कभी कश्मीर में, कभी दिल्ली में, कभी अहमदाबाद में, कभी चेन्नई में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, कभी लखनऊ में, लगातार घटनाएं घटित होती थी। हम लोग उस समय की कांग्रेस की सरकार से कहते थे कि आतंकवाद से निपटो, आतंकवाद के सामने क्यों घुटना टेके हुए हो। ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हमें आश्चर्य होता था, सरकार कह दे, पल्ला झाड़ दे, और आज आप देखते होंगे आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित हुई, जिसमें सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित किया है। बघेल ने कहा कि पूर्वांचल की सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं अपने संबोधन में अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो खाकी वालों की नौकरी भी 3 साल की कर देंगे। जिस दिन से प्रियंका जी और डिंपल जी का रोड शो हुआ है, बनारस का माहौल ही बदल गया है। और आपको ये बताना चाहता हूं, बनारस के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। बनारस के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं और मोदी जी को गुजरात भेजने वाले हैं। आदरणीय साथियों, 10 साल में मोदी जी ने जो आपसे वादा किया था वो तो पूरा किया नहीं, लेकिन प्रजातंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। नेताओं को, हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ऑफिस उन्होंने बुलाया, सारे नेताओं को डराने धमकाने का काम किया। तब भी जनता देख रही थी कि आखिर मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी नेता को जेल में भेज दिया, मुख्यमंत्री को, तब भी जनता दम साधे देख रही थी। केजरीवाल को भी जेल भेज दिया, तब भी दम साधे देख रही थी। लेकिन जब उन्होंने कहा संविधान बदलेंगे तो देश की जनता उठ खड़ी हुई। संविधान बदलने की ताकत किसी की नहीं है। वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने तैयारी की, बड़े कोचिंग कर करके, और इन्होंने परीक्षाओं की तैयारी की। जब भी ये लोग परीक्षा देने गए और घर लौट करके आए तो पता लगा कि जो परीक्षा लिख करके आए उसका पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है। और अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं या जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सबके पेपर लीक करा दिए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं, और इसलिए किए कि जिससे कि आपको नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक किए हैं।
और पेपर लीक होने से आपको नौकरी तो मिली नहीं है, लेकिन जरा सोचना जा करके इन बीजेपी के लोगों ने 10 साल में आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया। जेल में बंद आजम खान को डूंगरपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आजम खान को बुधवार को दोषी करार किया था। आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़ और धमकाने का आरोप था। मामला 6 दिसंबर 2016 का है। आजम खान इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था। वहीं गुरुवार को कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही दूसरे दोषी को 7 साल की सजा और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आजम खान के मैटर में जो कल दोषी की गई थी माननीय न्यायालय सेशन कोर्ट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट से, इसमें आज 10 साल की सजा सुनाई गई है और सभी सेक्शंस में कुल जुर्माना 14 लाख रुपए का आजम खान साहब पर लगाया गया है और बाकी बरकत अली है जो दोषी, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है और 6 लाख रुपए का जुर्माना है। अरे कौन सा मामला था, क्या क्या इसमें आरोप थे? ये जो मामला डूंगरपुर से संबंधित मैटर था और इसमें जो वादी अपराध है इनके द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था कि उनके घर में घुस के मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, घर को तोड़ दिया गया। ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, जिसमें आज ये फैसला आया है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, जिस तरीके से सजा का ऐलान हो गया, साथ ही 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, तो इसमें क्योंकि दोषी तो करार दिया था, लेकिन इंतजार था कि क्या सजा होगी। फहीम आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खामी के कारण आवाज़ फहीम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आजम खान को 10 साल की सज़ा हुई है। ये डूंगरपुर मामले में 10 साल की सज़ा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। कल यहाँ पर उनको दोषी करार दिया गया था, लेकिन सज़ा क्या होगी इसका इंतज़ार था। तो आज ये सज़ा सुनाई गई है। 10 साल की सज़ा के साथ ही 14 लाख के जुर्माने के तौर पर भी सज़ा दी गई है। तो ऐसे में आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना लगाया गया और 10 साल की सज़ा सुनाई। तो बड़ी खबर है, क्योंकि आजम खान को जिस तरीके से दोषी करार दिया गया था डूंगरपुर मामले में, उसके बाद आज जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर ने ये सजा सुना दी है। हमारे संवाददाता फहीम खान एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, जिस तरीके से सजा सुना दी गई है, इसी का इंतजार था, क्योंकि दोषी करार तो दे दिए गए थे आजम खान। जी बिल्कुल, देखिए रवि, मैं आप बता दूं कि आजम खान के लिए आज बड़ा मुश्किल का दिन रहा, क्योंकि आज आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने सबसे बड़ी सजा सुनाई और ये सजा अपने आप में बहुत बड़ी सजा है। क्योंकि जिस तरह से आजम खान का राजनीतिक कैरियर इस पे दांव पर लगा था, जिस तरह से वो 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं, तो ऐसे में इससे पहले डूंगरपुर बस्ती मामले में जो मारपीट के 12 मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें चौथा मुकदमा था जिसमें ये सुनवाई हुई है। और इससे पहले जो 3 मामले थे, उन 3 मामलों में आजम खान 2 में बरी हुए थे और एक में 7 साल की सजा हुई थी, 5 लाख का जुर्माना हुआ था उसमें। लेकिन अब तक की सर्वाधिक सजा आजम खान को इस मामले में हुई है। सबसे बड़ी सजा के रूप में ये सामने आई है। 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के बाद आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह के वो राजनेता हैं, जिस तरह से उनकी यहाँ धाक थी, जिस तरह से उनकी यहाँ सरकार किसी की भी प्रदेश में आई हो, लेकिन आजम खान का सिक्का रामपुर में चलता था और अधिकारी कोई भी हो उनके घर के दरवाजे से निकलते हुए घबराता था। तो आज वो दौर बदला, आजम खान जेल में है और जेल में आज वो लगातार सजाएं झेल रहे हैं। मुकदमे बहुत सारे हैं, अभी ये 4 मुकदमे निपटे डूंगरपुर बस्ती के, और इसके अंदर भी अभी जो 8 मुकदमे हैं वो भी बाकी हैं। और इन 8 मुकदमों में कितनी सजाएं और होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर टोटल को काउंट करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा सजा का हिसाब। लेकिन जिस तरह से आज ये आजम खान को सजा सुनाई गई है, इसने आजम खान के जो बढ़ते हुए कदम थे रिहाई के, उनको रोका है। क्योंकि आजम खान इस टाइम जेल में बंद है और हाई कोर्ट ने तीनों ही अब्दुल्ला आजम, आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को जमानत दी है बाहर आने के लिए। लेकिन उससे पहले ही आजम खान के लिए ये मुश्किल खड़ी हो गई, 10 साल की सजा इसमें सुना दी गई। तो
तो आजम खां के जो कदम थे बाहर आने वाले वो वहीं रुक गए हैं। अब अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा कल जेल से रिहा हुई हैं। हाँ। और रिहा होने के बाद उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया, आरोप भी लगाया कि सरकार ने उन्हें गलत फंसाया है। षड्यंत्र के तहत फंसाने के बाद उनको परेशान किया जा रहा है। इस डूंगरपुर बस्ती के प्रकरण में उनका कोई लेना देना नहीं है, जमीन सरकारी है, सरकार ने उस पर आवाज बनाए हैं, उनका कोई मामला इसमें नहीं बनता। जी ठीक है फहीम खान, आपने विस्तार से बताया कि एक तरफ पत्नी रिहा हो गई, दूसरी तरफ ये बड़ी सजा के तौर पर आजम खान के लिए देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में चल रही गाड़ी से हुए हादसे पर करण भूषण का बयान सामने आ गया है। पूरी घटना पर अपनी सफाई देते हुए करण भूषण ने कहा कि घटना में जिन 2 बच्चों की जान गई है उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही घटना का पता लगा मैंने तुरंत अपनी गाड़ी भेजी और घायल बच्चों को अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। बच्चों को भिजवाने के बाद मेरे लोग उन बच्चों के साथ अस्पताल में रहे। पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार तक वे लोग साथ रहे। करण भूषण ने कहा कि उन्हें आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हादसे से पहले ही वे अपने कार्यक्रम में पहुंच चुके थे। जो कल घटना हुई, जो बच्चे नहीं रहे, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से थे और एक हमारे पिताजी के समर्थक भी थे और बहुत दुखद घटना है, एक संयोग है। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होकर दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा। मैं प्रोग्राम में पहुंच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहां पे गए, इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए। वहाँ पे जो बच्चे थे घायल थे उनको गाड़ी में रखा और इन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद वहाँ से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहाँ से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुँच चुका था। चंदौली में जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंड ने राजनीतिक दलों और पत्रकारों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने 1 जून को होने वाले मतदान और 4 जून को मतगणना को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर नवीन कृषि मंडी से 31 मई को सुबह 6 बजे पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। वहीं गर्मी को देखते हुए हर मतदान केंद्र पर टेंट, पेयजल, शौचालय और कूलर की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही डीएम ने यह भी बताया कि जिले में कुल 919 मतदान केंद्र और 1541 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1868 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इनमें से 3 विधानसभाएं सैयद राजा, सकलडीहा, मुगलसराय ये जनपद चंदौली में है और शिवपुर और अजगरा ये 2 विधानसभाएं जनपद बनारस में आती हैं। सभी मतदेय स्थलों पर एएमएफ की फैसिलिटी यानी कि मिनिमम आधारभूत सुविधाएं जो हमको देनी होती है मतदाताओं के लिए, वो सभी हम लोगों ने सुनिश्चित की है। हमारा प्रयास है कि गर्मी को दृष्टिगत, लू के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों पे एक अच्छा वातावरण रहे। वहाँ सभी जगहों पर हम लोगों ने छाया की व्यवस्था के लिए टेंट या शामियाना लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ वहाँ पर पीने के लिए पानी, बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सियाँ और टेबल। इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अधिकांश बूथों पर हम लोग कूलर की भी व्यवस्था करें, ताकि जो मतदाता आएंगे और जो मतदान कार्मिक वहाँ पर कार्य करेंगे उनको भी छाया में और ठंडे वातावरण में काम करने का मौका मिले। मैं ये भी बता दूं कि जनपद में जो वोटिंग का टाइम है वो 4 विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। जो भी मतदाता शाम को 6 बजे तक मतदान स्थल पे आ जाएंगे, मतदेय स्थल पे आ जाएंगे, उन सभी की वोटिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। हीट वेव को देखते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह ने ट्रैफिक पुलिस को राहत किट बांटी है, जिसमें पानी की बोतल से लेकर चश्मा, कैप और ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही एसपी अभिषेक सिंह और एसपी ट्रैफिक कुलदीप सिंह ने ट्रैफिक पुलिस में तैनात पुलिस कार्मिकों के लिए जगह जगह वाटर कूलर की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई हैं। ड्यूटियां संपादित कर रहे हैं। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में यातायात पुलिस द्वारा यहाँ पर हीट वेव के संबंध में जागरूकता के लिए कैंप लगाया गया है। यहाँ पर
जो नगर पालिका के द्वारा लगा हुआ वाटर कूलर था उसका भी जीर्णोद्धार यातायात पुलिस द्वारा कराया गया है, जिसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। और हमारे ट्रैफिक कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों के लिए जो इस धूप इतनी तपती गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए कैप्स और बॉटल्स का वितरण किया गया है। साथ में ORS के पैकेट्स भी उनको दिए गए हैं। यहाँ पर पब्लिक के लिए भी ये सुविधा ओपन है कि इस वाटर कूलर से वो लोग भी तपती गर्मी में पानी का उपयोग कर सकते हैं। हमने अपने पुलिसकर्मियों को जागरूक किया है हीट वेव में कि वो खाली पेट ड्यूटी ना करें। यदि उनको सर में दर्द होता है वो तत्काल पुलिस अस्पताल में हमारे चिकित्सक जो हैं उनसे संपर्क करें। किसी प्रकार का गरिष्ठ भोजन करके इतने गर्मी में ड्यूटी ना करें। पानी का सेवन करते रहें और यदि उनको किसी प्रकार की नौसिया या डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो तत्काल वो। मुरादाबाद में भीषण गर्मी के चलते कुंदर की उप केंद्र के ट्रांसफार्मर का तापमान बढ़ गया। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए उप केंद्र पर कूलर लगाए गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में समस्या न हो। विभाग की माने तो पावर हाउस का ट्रांसफार्मर अगर गर्मी से बंद हुआ तो करीब 20 से 25 मिनट उसे ठंडा करने में लग जाता है। जी, आप देख रहे होंगे इस समय हर जगह टेम्परेचर जो है वो लगभग 46-47 पार कर रहा है, जिससे डोमेस्टिक में डिमांड सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से हमारे पावर ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ा हुआ है। लोड बढ़ने के कारण अंदर की भी हीट को कंट्रोल करने के लिए और बाहर का टेम्परेचर भी चूँकि नॉर्मल नहीं हो रहा है, 46-47 जा रहा है, तो जिस वजह से पावर ट्रांसफार्मर ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो जिस वजह से हमें बाहर से भी कूलिंग की व्यवस्था करते हुए पंखे, एग्जॉस्ट या कूलर की मदद से पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में मदद लेनी पड़ रही है। ये टेम्परेचर की वजह है या फिर ओवरलोड की कारण? ये दोनों कारण है, क्योंकि बाहर का भी टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 46-47 अच्छा खासा टेम्परेचर होता है और जिस वजह से डोमेस्टिक की डिमांड भी क्या कहते हैं, जो नॉर्मल लोड डिमांड होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है वर्तमान में। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता शहनवाज इलियास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से गर्मी का सितम बहुत ज्यादा है, आज के टेम्परेचर की बात करें तो कितना टेम्परेचर चल रहा है, और दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति को लेकर को विद्युत बाधित ना हो उसको लेकर किस किस तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? मुरादाबाद के कुंदरकी का ये नजारा है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे ट्रांसफार्मर पर, जो बड़ा ट्रांसफार्मर बिजली घर के अंदर रखा हुआ होता है, उस पर कूलर और पंखा लगाया जा रहा है और उसको जो है ठंडा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो उसका टेम्परेचर है वो लगातार गर्मी बढ़ने के कारण टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिस कारण जो है जो ट्रांसफार्मर है वो हीट हो रहे हैं। उसकी हीट कम करने के लिए ये पंखे लगाए गए हैं। वहां पर मौजूद SDO दीपक सिंह से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को गर्मी में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए विद्युत विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। विद्युत विभाग की तरफ से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिजली मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ओवरलोडिंग के कारण भी ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि गर्मी और ओवरलोड दोनों होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, जिस कारण वहाँ कूलर भी लगाया गया है, पंखा भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि पानी का भी इंतजाम किया गया है। शहनवाज, ये भी बताइए कि इस वक्त टेम्परेचर आज के देखा जाए तो कैसा वहां पर है, और बिजली जो आपूर्ति है क्या वो सुचारू हो पा रही है, या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है कि कट ज्यादा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर SDO दीपक सिंह ने हमें बताया कि जिस तरीके से टेम्परेचर 45 और 47 के बीच में चल रहा है, उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी किसी प्रकार की उपभोक्ता को कोई समस्या नहीं हुई है। SDO दीपक सिंह का कहना है कि हमारी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि गर्मी के मौसम में किसी को असुविधा ना हो। उसके लिए विद्युत विभाग की तरफ से पहले से व्यवस्थाएं की गई है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उन पर जो है वो कूलर लगाया गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से कूलर और पंखे, जो तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि देखिए भीषण गर्मी में कैसे विद्युत आपूर्ति को सुचारू किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। देश भर में गर्मी का कहर जारी है। बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं चलते सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ों की मौत हो गई,
जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दे दी है। वहीं भीषण गर्मी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार का कहना है कि शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कन्नौज के सभी सीएससी और पीएससी अस्पतालों में पंखा, वाटर कूलर समेत दवाइयां उपलब्ध हैं, जिससे सरकारी अस्पताल में पहुंचने वाले रोगियों को सुविधाएं मिल सकें। वहीं सीएमओ ने जनता से भी बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। हर साल ये गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार कुछ गर्मी ज़्यादा ही पड़ रही है। जो हम लोगों की तैयारी है, जो शासन से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो हमारी जो सीएससी पीएससी हैं, पहला तो ये है कि हमारा स्टाफ पूरा वहाँ पर होना चाहिए, अपनी ड्रेस कोड में होना चाहिए, और जो मरीज आएँ उनके लिए पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए कूलर होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, और जो जहाँ पर जो पेशेंट एडमिट होते हैं वहाँ पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो भी पेशेंट आता है गर्मी के टाइम में उसको कोई गर्मी न लगे, लू न लगे, या कोई उल्टी ना हो या दस्त ना हो। तो इसके लिए जो है ना, हमारे हर सीएससी पीएससी पे कूलर हैं, कूलर का इंतजाम है, वाटर कूलर, जिससे कि कोई मरीज पानी के बिना न रहे। और बाकी जो बेड हैं